बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एहतजाज की कॉल दे दी है और साथ ही साथ उन्होंने एक कमेटी भी कायम कर दी है जो कि मुज़ाकरात करेगी हुकूमत से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी 14 दिसंबर के बाद अगर हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं। और मुतालिबात, इस बार 2 मुतालिबात रखे गए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में एक कमीशन बनाया जाए जो कि गुज़िश्ता कुछ मुतालिबात और मामलात के हवाले से सुनवाई करे। एक JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर सानेहात की तहकीकात करे। और एक मुतालिबा ये है कि जितने भी सियासी कैदी जेलों के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एक एहतजाज किया था और उसको फाइनल कॉल का नाम दिया था और उसमें भी कुछ मुतालिबात रखे गए थे लेकिन वो हासिल ना हो सके। उससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 बार इस्लामाबाद की तरफ रुख किया गया और कुछ मुतालिबात रखे गए, वो भी कामयाब होते हुए हमें नज़र नहीं आए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो कॉल दे रही है उससे कुछ हासिल कर पाएगी? और फिर जब मुज़ाकरात की बात की जा रही है तो फिर उसके साथ एक शर्त भी रखी गई है और वो एक टाइमलाइन दी गई है, एक डेडलाइन दी गई है कि इस डेडलाइन के अंदर अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम ये तहरीक चलाएंगे। अब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से अब कुछ वाज़ेह चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह आई है वो ये सामने आई है कि जो पाकिस्तानी बैरून ममालिक के अंदर मौजूद हैं और जो पाकिस्तान के अंदर रकम भेजते हैं उनको कहा जाएगा कि वो ये रकम ना भेजे। और यहाँ पर ये बात जानना भी ज़रूरी है कि वो रकम ज़्यादातर कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं आती बल्कि वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो लोग पैसे बाहर कमाते हैं वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। तो और क्या इसका दायरा कार सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों तक होगा या पाकिस्तान के अंदर भी इस तहरीक को चलाया जाएगा? और फिर एक सूबे के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वहाँ पर भी ये तहरीक चलाई जाएगी? ये भी सवाल उठता है, लेकिन अभी तक इन चीज़ों की वजाहत सामने नहीं आई क्योंकि इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 में गालिबन ये तहरीक चला चुकी है और उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी और उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अहदाफ हासिल नहीं कर सकी थी जो उस वक्त मुकर्रर किए गए थे इस तहरीक से। हुकूमत की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो शर्त लगाने को तैयार हैं कि ये तहरीक कामयाब नहीं हो जाएगी। फिर साथ जो मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है उस पर उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया कि किस बात पर तहकीकात होनी चाहिए। ये तमाम तर मामलात अदालतों के अंदर हैं और अदालतें ही इसका फैसला करेंगी, हुकूमत इसमें क्या करेगी। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक बयान सामने आया कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं है, PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहे तो हम तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर तर्जुमानी हमें करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि PTI हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब मुज़ाकरात के लिए हमेशा बात की जाती थी कि मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसे बाद मुज़ाकरात की बात की है, इससे कबल सिर्फ एहतजाज की बात की जाती रही है, लेकिन इस दफ़ा बाकायदा मुज़ाकरात की बात भी उनकी जानिब से की जा रही है। तो क्या हुकूमत उनको वेलकम करेगी मुज़ाकरात के लिए या किसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे? क्या एक कमेटी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती है तो दूसरी जानिब हुकूमत भी कोई कमेटी तश्कील देगी उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, या हुकूमत इस कदर कॉन्फिडेंट हो गई है हालिया दिनों वाले वाक़यात को देख करके जो पिछले एहतजाज किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हासिल नहीं कर पाई बल्कि मज़ीद डिवीज़न हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर, तो उनको शायद ये ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि पाकिस्तान इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाएँ। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नजम साकिब साहब, रऊ खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं नजम साकिब साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है और एक तरफ फिर साथ डेडलाइन भी दी गई है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हम शुरू कर देंगे। आप क्या देख रहे हैं कि अगर डेडलाइन साथ उसके मशरूत कर दी गई है तो फिर मुज़ाकरात की ये कोशिश उस तरह फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, आपको लगता है? मुज़ाकरात की तो ज़ौक़ हम बड़े अरसे से बातें सुन रहे हैं, अभी तक कम से कम मुझे नहीं पता लगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं इसका एजेंडा क्या होगा। मुज़ाकरात होते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें कि गुफ्तो शनीद हो सके, कुछ ले दे की कैफियत हो कि जी हम ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। अब इसमें जो PTI चाहती है वो तो हुकूमत ही गिराने के चक्कर में है, तो मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? क्या चीज़ उसमें ऐसी होगी
जिस पे के आप बातचीत करेंगे और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। फिर 10 मरतबा उधर से आ चुके हैं, मुज़ाकरात करेंगे लेकिन हुकूमत से नहीं करेंगे। जी 2 मुतालबे उन्होंने रखे हैं, कहा है कि एक सीनियर जजेस के अंदर कमेटी बनाई जाए जो कि मुतालबात हैं। ठीक है, मैंने वो सुन लिया, मैंने पढ़ भी लिया, मुझे पता भी चल गया। ये मुतालबात जो हैं, ये अगर फर्ज करें इन दोनों की आप बात करें कि जी 9 मई पे होना चाहिए, वो 26 का फलाना होना चाहिए और असीरान को रिहा होना चाहिए। 188 मुकदमात हैं, कल तक की शाम की ये रिपोर्ट है खान के खिलाफ। मुझे ये बताएं, क्या हुकूमत अगर चाहे भी, फर्ज करें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं जी कि ये 188 के 188 तमाम के तमाम मुकदमात वापस ले लिए जाएं, तो क्या आपके मुल्क में अदालतें नहीं हैं? क्या कोई तरीकाकार नहीं है? या फिर ये है कि ये चीज जो है कि जी किसी भी वक्त कोई भी मुकदमा खत्म किया जा सकता है, कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है, इस यानी उसूल पे चलेंगे? अब तक पता नहीं चला एजेंडा क्या है। नंबर 2 ये है कि ये जो आप बात करते हैं ना कि जी आपसे बात करेंगे और अगर हमारी बात ना मानी गई, अगर मुज़ाकरात हमारे हक में मुंतज नहीं हुए, तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, जिसके बारे में रेवरबरेशंस ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। ये मुज़ाकरात जो है, ये कोई मैदान जंग नहीं होता, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मुज़ाकरात तो होते हैं एक अच्छी सी जगह पे आराम से, एक सुकून से बैठ के, एक तरफ ए पार्टी होती है, दूसरी तरफ बी पार्टी होती है, और उनको पहले से ही एजेंडे का पता होता है। अब उनको अगर ये पता हो हुकूमत को कि ये मुज़ाकरात के लिए आए हैं और आते ही इन्होंने, अगर हमने ये नहीं किया तो फिर उसके बाद सिविल नाफरमानी, मुझे ये बताएं, ये तो नॉन स्टार्टर है, ये तो शुरू से ही आप कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर हुकूमत के साथ पीटीआई सिर्फ बैठ ही जाती है, ये जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं जी, अगर पीटीआई सिर्फ बैठ जाती है और कहती है जी कि मुज़ाकरात करते हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो इतने अरसे से खान का स्टांस रहा है ना कि सिर्फ हम हैं और हम हुकूमत से नहीं करेंगे मुज़ाकरात, उसकी नफी होती है। लिहाजा मुझे ये, अच्छा सिविल नाफरमानी की जो बात है ना, मैंने जिस तरह कहा वो थ्रेट वाली बात है, मुझे हैरानी हो रही है। जिस तरह मुझे एजेंडे का नहीं पता, मुझे इस तरह यह भी नहीं पता कि ये सिविल नाफरमानी की जुजियात क्या हैं। क्या ये 1930 की कोई, यानी वो जो गांधी ने चलाई थी वो वाली सिविल नाफरमानी है, या 1940 की जो यानी हुई थी पाको हिंद में वो वाली है, या फिर वो वाली है जो 2014 में चलाई थी? क्या इसमें बिजली के बिल जलाएंगे वो? क्या, क्योंकि सिविल नाफरमानी टेक्निकली स्पीकिंग उसका मतलब ये होता है कि आप किसी अच्छे अखलाकी तौर पे किसी ऐसे मसले पे एक तहरीक शुरू करते हैं जो पुरअमन होती है। सबसे बुनियादी चीज उसमें यह है कि वो पुरअमन होती है। जिस तरह गांधी ने वो यानी आपका डंडी मार्च किया था, उसमें आप मार्च करते हैं और कहते हैं कि जी जो अंग्रेज है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में फलानी फलानी जो है वो लेके आए, यानी तरमीमात लेके आए, ये चीजें यानी ऐड हो कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात है और हम उसमें चाहते हैं कि वो ये करे। इसमें क्या होगा? अच्छा, फिर ये जो आपने बताया ना अपने इंट्रो में कि बाहर से कहा गया है कि जी आप मुल्क में पैसे ना भेजें, आपका पूरा बजट, आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी, उसका एक मेजर चंक होता है जो कि आपको रेमिटेंसेस आती हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी आपके यानी पैसे भेजते हैं अपने घर वालों के लिए या वैसे इन्वेस्टमेंट के एंगल से। तो अगर फर्ज कर लिया कि यह बात पूरी हो जाए, तमाम पाकिस्तानी गल्फ में हो जाए, वो कनाडा में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, वो कोई पैसा नहीं भेजता, मुझे ये बताइए क्या असीरान बाहर आ जाएंगे? आप बिजली के बिल जला देते हैं, आप कहते हैं जी गैस का फलाना नहीं होगा, हम ये करेंगे, फिर आप एहतजाज सड़कों पे भी आ जाते हैं। क्या खान बाहर आ जाएगा? क्या ये 188 जो हैं ये आपके जो केसेस हैं ये खत्म हो जाएंगे? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर उसके बाद ये है कि सिविल नाफरमानी का अभी ऐलान हुआ है और उनकी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं है, हम ये नहीं करना चाहते। भाई क्या नहीं करना चाहते? सबसे पहले देख तो लें कि आप किस पे इनकार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ज़ौक, मेरा तज्जिया ये कहता है कि खान ने हर चीज, पीटीआई ने हर चीज ट्राई की। उन्होंने अदालतें देखी, उन्होंने ईसीपी देखा, यानी ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आईएमएफ को खत लिख दिया,
उन्होंने बरतानिया और यूएसए के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनसे यानी बात की, उन्होंने अपने लॉबिस्ट मुकर्रर कर लिए, पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू हो गई। नतीजा क्या निकला? अब अगर ये मुज़ाकरात भी फेल होते हैं और उसके बाद नाफरमानी की, वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसका भी नतीजा नहीं निकलता, फिर क्या करेंगे? राव साहब, एक तो ये जो एहतजाज की एक और कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें बुनियादी तौर पर दो बड़े अहम मुतालबात नहीं नजर आए। एक इमरान खान की रिहाई वाला मुतालबा नहीं है और एक 26वीं आईनी तरमीम वाला मुतालबा नहीं है। तो जो मुतालबात अब दो सामने आ रहे हैं उसको आप देख के लगता है कि हुकूमत भी राजी हो जाएगी बैठने के लिए? देखिए, एक तो मैं ये नजूम साक साहब की बात को इंडोर्स करूंगा कि उन्होंने हर फोरम, आईनी, कानूनी और जो जमहूरी हक है वो इस्तेमाल करके देख लिया, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इतने एक्सट्रीम एहतजाज सारा कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं हो तो मुज़ाकरा से कुछ निकल आएगा? मेरा नहीं ख्याल उससे कुछ निकलेगा। जहाँ तक आपके वो दो मुतालबात की बात आप कर रहे हैं, वो अगर आप इनका गौर से इस मामले को देखें, 5 रुकनी कमेटी का, ये हुकूमत से बात करने की पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने बात की है। वरना वो तो कहते थे हम तो पावर्स दैट भी उनसे बात करेंगे। हुकूमत से पहली दफ़ा उन्होंने बातचीत की, वो कह लें कि एक इंदिया दिया है और कमेटी बनाई है उसके लिए। उसमें जो उन्होंने मुतालबात रखे हैं, जो बाकी मुतालबात हैं, वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो इसलिए वो मुतालबात उन्होंने दूसरी यानी जो उनका ख्याल है कि जहाँ से हल हो सकते हैं उस तरफ रख दिए उन्होंने। इसमें कौन से हुकूमत ने बनाना होता है जुडिशल कमीशन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हुकूमत के इख्तियारात है। अगर इनके मुज़ाकरात होते हैं उस पर हुकूमत ने कमीशन बनाना है। जहाँ तक रिहाई की बात है, वो नो डाउट अदलिया का काम है रिहाई देना, लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर की रिहाई की बात हो रही है, तो उसमें जो गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो मोस्टली आपने देखा होगा वो जाके कह देते हैं, जैसे पिछला बीबी केस में भी यानी वो कह दिया था शायद उन्होंने कि रिक्वायर्ड नहीं है जी हमें मज़ीद तफ्तीश या उसके लिए तो हमें बेल पे इतराज़ नहीं है। तो वो एक फैसिलिटेशन जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है। तो इसलिए ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के इख्तियार में और गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की ही है कि मुल्क में पुरअमन सियासी माहौल हो, ओवरऑल अमन कायम हो, सियासी इस्तेकाम हो। अपोजिशन का काम तो एहतजाज करते रहना है, वो किस नौइयत का होता है, ज़ाहिर आइन कानून के अंदर रह के उसने करना होता है। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ उसका मुस्बत इशारा हमें नहीं मिलता, नज़र नहीं आ रहा कि वो इसमें कोई सरदस्त कोई सियासी बातचीत करती हुई नज़र आती है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो सिविल नाफरमानी की बात है वो उनके ट्विटर से ज़रूर हुई, प्रोपोगेट हुई, उस पर बात हुई, उस पर एतराज़ हुआ, उसके अंदर पार्टी के अंदर जो भी, लेकिन उन्होंने जो कल जो वजाहत उसकी आई है या उन्होंने कह लें कि दोबारा से जो बात की है वो बुनियादी तौर पे इस मुज़ाकराती टीम के मुज़ाकरात से लिंक है और उसकी कामयाबी से लिंक है। अब 14 दिसंबर की अगर वो डेट देते हैं, अगर कल हुकूमत कमेटी बना देती है और ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाते हैं, जब आप बातचीत शुरू करते हैं ना, फिर ये डेट्स आगे पीछे होनी शुरू हो जाती हैं। कोई ब्रेक थ्रू होता है, जुडिशल कमीशन पे हो जाता है, कोई 2-4 ज़बानतें हो जाती हैं उसमें, तो मामला आगे बढ़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिविल नाफरमानी का वो उस तरह से ऐलान जो है वो 14 से शुरू भी हो जाए, वो आगे भी जा सकता है। दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था बिलावल साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हुकूमत मुज़ाकराती टीम बनाती है नहीं बनाती, बिलावल साहब जो है वो मैदान में कूदे और इस सियासी डायलॉग को वो जैसे उन्होंने 26वीं तरमीम पे स्पीयर हेड किया था, इसमें भी वो जो है लीड ले, रहनुमाई करें, आगे आएँ और हाथ बढ़ाएं और मामला को ठीक करने की कोशिश करें। जहाँ तक ये जो सिविल नाफरमानी में जो रिमिटेंसेस की बात है, सरमायाकारी तो वो ऐसा उसमें नहीं आती, लेकिन ये रिमिटेंसेस की जो बात है वो काबिल अमल दो वजूहात से नहीं है। एक तो ये है कि जो भेजते हैं लोग वो अपने प्यारों के लिए वहाँ काम करते हैं, यहाँ पे वो भेजते हैं, तो उन्होंने वो भेजनी है। दूसरी उसकी जो सबसे ख़तरनाक पहलू उसका है, अगर वो सिविल नाफरमानी पे अमल करते हुए वो नहीं भेजते लेकिन उन्हें भेजने हैं, तो वो जाहिर है दूसरी जो वेन्यूज़ है उनको एवेन्यूज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे जो इलीगल होता है। ठीक है, तो अगर वो इलीगल तरीके से काम शुरू होता है तो आपको पता है FATF हमने भुगता और सारे वो मामला हुए।
मेरा ख्याल है कि ये बहुत काबिल अमल बात नहीं है। जहाँ तक है कि बिल पे ना करना, ये ना करना, वो ना करना, वो सिविल नाफरमानी की अगर हम बात करें तो हुकूमत ऐसा एहतमाम कर रही है कि लोग उनकी कॉल के बगैर ही बिल पे करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी इस्तात से चीज़ें बाहर हैं। राइट। और इस पर कोई कंपनसेशन भी नहीं हो रही उनकी, तो इसलिए ये कॉल देने की मेरे ख्याल खान साहब को ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये तो जो मामला चल रहे हैं गैस बिजली के और बाकी मामला जो महंगाई के, तो उसमें तो वैसे ही काम उस तरफ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव इस मौके को ग्रैब करना चाहिए हुकूमत को, और इसको पॉलिटिकल टेम्परेचर इससे नीचे आएगा। पहले इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे, अब हुकूमत दखरे कर रही है, तो फिर ये मामलत कैसे आगे चलेंगे, कैसे मसले हल होंगे? टेबल पे नहीं बैठेंगे तो ये कभी भी हल नहीं होंगे मसले। राइट। साकिब बशीर साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत क्या रिस्पॉन्स करेगी? ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, क्या हुकूमत अब ये कॉन्फिडेंट हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कबल जो एहतजाज की है वो कोई चीज़ अपनी मनवा नहीं पाई, या इस स्टेट पर या इस नहज पर बात नहीं पहुंची, तो अब उनको मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्या है? अब अपर हैंड हुकूमत का आ गया है? क्या हुकूमत ये सोच रही है कि अब मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेगी? मेरे ख्याल में तो जो बयान आया है वो अगर उसकी लैंग्वेज पढ़ें तो उसमें क्लैरिटी नहीं है कि मुज़ाकरात हुकूमत से ही करने का कहा गया है। इमरान खान साहब की जानिब से जो कमेटी है वो हुकूमत से ही मुज़ाकरात करेगी, ये अहम है पॉइंट। और एक और चीज़ कि जिस दिन ये कमेटी उन्होंने अनाउंस की उस दिन अडयाला जेल में GHQ हमला केस जो है उसकी समाअत हो रही थी। उस समाअत के दौरान ही वहाँ पे वकला मिले, उमर अयूब मिले और बाकी जो वकला हैं, PTI की जो लीगल टीम है उनसे उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये लाया अमल दिया। लाया अमल वो 14 दिसंबर तक करें, 2 मुतालबात हैं पूरे करें, नहीं तो 14 दिसंबर के बाद पहले मरले में हम ये कहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पैसे ना भेजें, और दूसरा मरला हम बताएंगे। ये उनका जो है वो लुब्बे लबाब था उस जो उनका बयान जारी हुआ। लेकिन उसी रोज़ को उमर अयूब जब अडयाला जेल से बाहर निकल रहे थे तो रावलपिंडी पुलिस ने उनको जो शायद अटक के किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, और उसकी गिरफ्तारी जो है वो PTI की लीगल टीम की जानिब से कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई कि उनकी हिफाजती ज़मानत थी, और अगले रोज़ अदालत ने उनको छोड़ दिया। और जब से ये उमर अयूब के साथ ये वाक़या हुआ है तब से अभी मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से उनके वकला की उसके बाद नहीं हुई, उनकी लीडरशिप की भी नहीं हुई। माजी में हमने देखा कि इसी तरह का वाक़या हुआ, जलसा उन्होंने पोस्टपोन किया। सुबह 7:30 बजे अडयाला जेल खुली, वहाँ आज़म स्वाति मिले, जलसा पोस्टपोन हो गया। 8 सितंबर की तारीख पड़ी, जलसा हुआ, गिरफ्तारियाँ हो गई। तो उसके बाद जब इमरान खान साहब का बयान आया तो उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब, इन्होंने खुद इनके मतलब गवर्नमेंट के कहने पर हमने जलसा रखा था और हमारी गिरफ्तारियां शुरू होंगी तो हम जो है वो रोक रहे हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने अली अमीन गंडापुर को भी कह दिया है, तो इसलिए इंतज़ार करें, 1-2 दिन मंडे तक का इंतज़ार करें। हो सकता है वहाँ से कोई और जो है वो भी आ जाए, बयान आ जाए कि आपने जो है वो, मैंने उमर अयूब को कहा कि आप करें मुज़ाकरात, वो अपोजिशन लीडर हैं, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बात के जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने रात बड़ा क्लियर कर दिया, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है फ़िलहाल इस पे नहीं सोच रही कि हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे, मतलब गैर मशरूत तरीके से वो कह रहे हैं कि ठीक है PTI की जो कमेटी है वो आए, बैठे, वो अपने चीज़ें हमारे सामने रखें, हम उनके सामने रखेंगे, फिर वो मुज़ाकरात आगे लेकर चलते हैं, फिर देख लेंगे कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं। तो गवर्नमेंट फ़िलहाल जो वज़रा हैं हुकूमत के, उनकी जानिब से कोई पॉजिटिव उस लिहाज से कोई नहीं आया कि मशरूत तरीके से, कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि 14 दिसंबर तक ये हमारा मुतालबा है, माने ठीक है मुज़ाकरात करेंगे इन मुतालबात पे, तो वरना 14 को हम ये कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये मुज़ाकरात मुझे तो 14 दिसंबर तक होते हुए नजर नहीं आते, लेकिन हुकूमत के लिए बहरहाल मौका है, आप इंगेज कर लें। गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है इंगेज करने के लिए और कुछ ना कुछ देने के लिए भी होता है। जिस तरह राव साहब ने बताया कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास और बहुत सारे केसेस भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दे, कुछ उनके लोगों को रिहा भी कर सकते हैं। तो हुकूमत के पास बहुत कुछ देने के लिए होता है। आखिरी बात मैं करूंगा, 2014 में इमरान खान साहब ने बिल चलाकर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था और वो तहरीक नाकाम रही थी। अब की बार भी उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, अब देखेंगे कि सारे मामलात वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वहां उसकी टेरिटरी के अंदर रहकर करते हैं,
तो क्या वो वहां पर जितने भी ये कर रहे हैं कि बिजली का बिल भी नहीं देना, गैस का बिल भी नहीं देना, अगर नाफरमानी की तारीख अगर बढ़ती है सिविल नाफरमानी की, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सारे मामलात करेंगे और क्या उसका असर फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी हो सकता है? कुछ मामलात फेडरल के साथ होते हैं और कुछ सूबाई हुकूमत के साथ भी। तो ये बड़ी एक अहम होगा। लेकिन इस तहरीक को अनाउंस करने की वजह यह है कि क्योंकि एक बंद गली नजर आ रही थी कि शायद जो है इनके पास अब रास्ता नहीं है, तो वो चाहते हैं कि चले कुछ ना कुछ जो है वो होता हुआ नजर आता रहे। राइट। और जब मुज़ाकरात की टेबल पे तो फिर कहीं ना कहीं कोई एक फरीक जो है कुछ आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे हो जाता है, तो बात आगे बढ़ सकती है। इसलिए पहले बैठना ज़रूरी है और उसी से मामलात आगे चल सकते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और अहम मामलात पर बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 26वीं आईनी तरमीम जिसका बुनियादी मकसद अदलिया के अंदर और ख़ास तौर पर एक ऐसा बेंच बनाना जो आईनी केस देखे, वो उसका मकसद था। अब जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई तो उसके मौक़िफ़ के हवाले से कुछ हुकूमती बयानात थे, उम्मीदें थी और एक अपोजिशन की गुफ्तगू थी या उनका मौक़िफ़ था। हुकूमत की यही इनिशिएटिव था कि हम इससे मामलात को बेहतर तरीके से चलाएंगे। और जब से 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस बने हैं, अदलिया के अंदर जो तकसीम की बातें थी वो भी बरकरार हैं। ख़त व किताबत का सिलसिला अब भी जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुतअद्दिद बार इस हवाले से ये कह चुके हैं कि एक फुल कोड बनाया जाए और उसके तहत ये फैसला किया जाए कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो हालिया ख़त जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से लिखा गया, जुमे को इजलास के अंदर उसका जवाब दिया क्या है। राव साहब से जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस वक्त जो हालात हैं, ख़त व किताबत अब भी जारी है, उसके बाद कितनी तब्दीली आई है या कितनी तेज़ी आई है जो आईनी मुकदमात के हवाले से कहा जा रहा था कि ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आईनी मामलात तेज़ी से चले। राव साहब ये फरमाइएगा, ये अब आईनी बेंचेस भी बन गए, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन वो जो एक तफरीक थी या एक फुल कोड बनाने का मौक़िफ़ था वो अब भी कायम है। तो अब आप मौजूदा हालात को कैसे देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि ठीक समत में चल पड़े हैं मामलात या उस तफरीक की वजह से कोई रुकावट ज़रूर पेश आएगी? देखिए, मसला ये है कि जो 26वीं तरमीम है ना, बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी होगी, उसमें चीज़ें नो डाउट बहुत अच्छी हैं भी, लेकिन उसको जब पास किया गया उसमें हम देखते हैं कि लूप होल्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से बार बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, कोई ना कोई मसाइल आ जाते हैं। जैसे उसके तहत कवायद व ज़वाबित बनने थे, उसके बाद वो सारा जुडिशल कमीशन का या जुडिशल काउंसिल के सारे मामला आगे चल रहे थे, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, जजेस के वो बेंचों की तश्कील के हवाले से हो, सारा वो इख्तियार दिया गया था कि जो जब ये बन जाएगी आईनी अदालत तो उसके जो जजेस हैं वो और चीफ जस्टिस उनके साथ मिलकर जो एक जुडिशल काउंसिल बनती है वो सारे मिलके बनाएंगे उसको। अब उसमें मसला ये है कि अभी वो कायद व ज़वाबित बने नहीं, आईनी बेंच ने भी काम शुरू कर दिया, जुडिशल कमीशन ने भी काम शुरू कर दिया, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। जो लेजिस्लेचर है उससे बुनियादी गलती ये हुई है कि वो जब ये कर रहे थे सारा, उसमें एक डेडलाइन होनी चाहिए थी कि ये 30 से 40 दिन जो है कायद व ज़वाबित आप बनाएंगे, उसके बाद ये बाकायदा फिर रेगुलर काम अपॉइंटमेंट्स का हो, भले आईनी बेंच की तश्कील का हो, आईनी बेंच के केसेस सुनने का हो, कॉज लिस्ट जारी करने का हो, वो सारी चीज़ें उसके बाद होंगी। वो उन्होंने नहीं किया, उसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी बार बार आ रही है। बहुत अच्छी होगी 26वीं आईनी तरमीम, बहुत, जैसे मैंने कहा उसमें हैं भी अच्छी चीज़ें, लेकिन इस चीज़ की वजह से वो जो लोग नाक़िद हैं इस सारे प्रोसेस के और इस तरमीम के, उनका केस मजबूत होता है। तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर ये ठीक है 26वीं आईनी तरमीम 100% दुरुस्त है, अभी सुप्रीम कोर्ट उसको फुल कोर्ट बैठे या आईनी बेंच बैठे, क्योंकि इस पर कोई इतनी कदगद नहीं है, क्योंकि पहली दफ़ा हियरिंग होनी है। ये तो नहीं है कि अपील की सूरत में है तो इतने जज होने चाहिए, ये नहीं, नजरसानी है तो वही जज होने चाहिए। तो इसमें कोई भी बेंच इसको बैठ के सुन भी सकता है और मामला तय भी हो सकते हैं। फुल कोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, तमाम जजेस बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर अपना इजहार भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये मसला हल करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रहे हैं। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये तय कर ले कि पार्लियामेंट ने जो तरमीम कर दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी,
तो उसके बाद मसला ख़त्म हो जाएगा, अगले 2 दिन में केस सुन के कर दे, फैसला कर दे, ये हो जाएगा। वरना ये बार बार ये ख़त लिखे जाते रहेंगे, उसमें मुझे नहीं पता अंदरूनी लड़ाई किस लेवल की है नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि इतने सीनियर लोग हैं, 60-65 साल का बंदा होता है, उसका वैसे ही इतना ज़्यादा वो जज्बाती नहीं होता चीज़ों के मामले में, रैशनल होता है। और जज साहिबान तो बहुत रैशनल होते हैं जब वो फैसले भी लिखते हैं, तो रैशनली और कानूनी और आइनी तौर पे वो इत्तफाक या इख्तलाफ करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू एक का ठीक हो सकता है, एक का गलत हो सकता है। दूसरा, ये केसेस जो हैं जो उन्होंने आइनी बेंच में लग गए हैं, साकिब आपको तफसील उसकी बता देंगे, उनके बारे में बहुत सी बदगुमानी अभी हेयरिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन बदगुमानी शुरू हो गई है। ये इसको बंद करने के लिए, केसेस को उस पर बिल्कुल कदगन लगाने के लिए या उसको इनिशियल स्टेज पे ख़त्म कर देने के लिए ये लगाया गया। मेरा ख्याल है बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, केसेस की समाअत होने देनी चाहिए, उनका देखना चाहिए क्या नतीजा निकलता है, क्या फैसला आता है। उसके बाद उसके बारे में जो भी बात हमने करनी है उसके बाद करें, और उस पर ये नमक मिर्च छिड़कने की कोशिश ना करें, नॉर्मल रहने दें मामलात को। नजम साकिब साहब, ये फुल कोर्ट का जो मुतालबा है, ये आपको लगता है कि ये हो सकता है बुलाया जाए और उसमें देखा जाए? क्योंकि फिर इससे अगर फुल कोर्ट कोई और राय देती है तो बहुत सी चीज़ें फिर रिवर्स हो जाती हैं। और दूसरा, फिर ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने उस वक्त तो बहुत डिटेल से बात की, लेकिन एक लंबे अरसे से इस पर अब बात नहीं हुई, तो इस अरसे के दौरान जो कुछ हुआ वो आपको कैसा लगा? देखिए ज़ौक, तरमीम अभी अभी आई है ये 26वीं, और उसके बाद इसकी जो जुजियात हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, अदालत में बातें चल रही हैं, और ये एक मामूल की बात है। जब कोई तब्दीली आती है आइन में, उसको फौरी तौर पे आपने उस पर अमल दरामद करना है, तो कुछ हिचेज़ होती हैं, कुछ प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं। थोड़ा सा छुरी तले दम तो लें, इस आइनी बेंच को एक दफ़ा करने तो दें काम अपना शुरू। थोड़े अरसे के बाद आपको पता लगेगा ये सुप्रीम कोर्ट है, ये इस तरह से होता है, आइनी बेंच इस तरह से बनता है, वगैरह वगैरह। बाकी जहाँ तक बात है कानून की, तो हम्मुराबी से लेके आज तक कानून बना, और आज तक कोई कानून ऐसा नहीं बना जिस पे के तनकीद नहीं हो सकती। इसीलिए अदालत, यानी अगर आप पढ़े ना, वो हमारा सब्जेक्ट है कानून में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कि आप एक कानून आता है, आप उसकी तशरीह करते हैं, और तशरीह में ही आप देखेंगे कि एक तरफ जो है वो यानी फॉर का होता है वकील, और दूसरी तरफ अगेंस्ट का होता है। थोड़ा ज़रा तहम्मुल मिजाजी से काम लें, ये मामूल की बातें इनको चलने दें। जो गैर मामूली बात है उसकी तरफ इशारा कराना चाहूंगा कि ये इस वक्त कहना कि 26वीं तरमीम जो है वो बिल्कुल गलत है, वो आइन के खिलाफ है, वगैरह वगैरह, ये बातें अब नहीं होनी चाहिए। सांप निकल चुका है, लकीर नहीं पीटते। आज ही देखिए, यानी हमारे जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने आके कहा है टीवी पे कि जी ये है ये आइन के खिलाफ है, 26वीं तरमीम बिल्कुल गलत है। ओ बाबा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि 2/3 आपकी अक्सरियत से ये पास हुई है। 2/3 अक्सरियत में वो सारे अवामिल मौजूद हैं और ये आइन के मुताबिक है। अब इसमें अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कि जी ये आइन के खिलाफ है, तो आइन के खिलाफ साबित करना पड़ेगा। जब ये साबित हो जाएगा ज़ौक कि ये आइन के खिलाफ है, जो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा होगा, अगर ये साबित भी हो जाता है कि ये 26वीं तरमीम आइन के खिलाफ है, तो उसके लिए भी अगर वापस आएगा पार्लियामेंट के पास ही आएगा। पार्लियामेंट इसको देखेगी और 2/3 एक्ट से, यानी आपकी 2/3 अक्सरियत से इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को आप बदल सकते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि एक चीज हो गई है और उसमें जहां तक अपोजिशन के सारे लोग मौजूद थे, वो अलग अलग कहानियां आ रही थी, जी हम तो नहीं थे, हमें तो जबरदस्ती किया गया, फलाना किया गया। भाई जैसे भी हुआ, आप 2/3 अक्सरियत आपने यानी हुकूमत ने साबित की, 26वीं तरमीम हो गई। इस चैप्टर को क्लोज रखिए और इंतजार कीजिए कि 26वीं तरमीम पे किस वक्त सुप्रीम कोर्ट से या किसी आईनी बेंच से कोई फैसला आता है। उसके बाद बात खत्म नहीं होगी, बात चलती रहेगी। काम करने वाला क्या है, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल की जरूरत है। और जहां तक आपने इसकी बात की है, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह का खत था, उसके जवाब में आज की हेडलाइंस थी अखबारों की, तो हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि 26वीं तरमीम पर जुडिशल कमीशन में बात नहीं हो सकती। ये उन्होंने उनके खत में से एक खास चीज का जवाब दिया था। अब यह है
कि ये कानून के यानी मामलात हैं, ये आइन के मामलात हैं, इसमें जो बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं वो कानूनी यानी माहिरीन हैं, और वो भी ख़ास तौर पे जज हजरात जो इस वक्त अपनी कुर्सी पे मौजूद हैं। हम कैसे ये कह दें कि जी ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है? हाँ, अगर कोई कानून की और आइन की पासदारी नहीं हो रही, कानून और आइन को तोड़ा जा रहा है, तो हम यानी अपना तज्जिया बता सकते हैं जी फलां क्लॉज के जरिए ये चीज जो है ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में हमें सबको क्या करना है, थोड़ा सा जरा छुरी तले दम लेना है, इस आईनी बेंच को थोड़ा काम करने दें, और खाम खा की जो है ना वो साजिशी थेरियां कि जी इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो हो रहे हैं, वो पता नहीं उन्होंने इस्तीफा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उन्होंने आज कह दिया बाबा मैं नहीं कर रहा, कोई भी इस्तीफा दे रहा, और जो अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसको इंशाअल्लाह ताला निभा के ही जाऊंगा। राइट। साकिब रशीद साहब, एक तो ये बताइएगा अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं आईनी बेंच ने, तो वो कौन कौन से केसेस हैं जो आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर हम देखेंगे कि जो है वो ज़ेरे समाअत आएंगे? इसमें एक केस तो 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान साहब की एक पिटीशन है, इसके अलावा शेर अफजल मरवत हैं उनकी पिटीशन है, और उन्होंने ये इस्तदा कर रखी है कि इस पे जुडिशल इंक्वायरी की जाए या धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात, शफाफ तहकीकात जो है वो की जाए। तो ये 8 फरवरी के बाद ये पिटीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब दिसंबर में जो है वो अभी नेक्स्ट वीक में जो आईनी बेंच है वो सुनने जा रहा है। इसके अलावा 9 मई के जो मुकदमात हैं या वाक़यात हैं उनकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी इमरान खान साहब की ही एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अर्सा पहले की पेंडिंग थी, अब वो आईनी बेंच ने वो भी मुकर्रर कर दी है। 2 बड़े ये केसेस जिनके हवाले से इमरान खान साहब हमेशा से कहते रहे हैं कि हमारे केसेस फिक्स किए जाए, सुना जाए, और अब वो फिक्स हो चुके हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ एक तौहीन अदालत का मुकदमा भी है, जो 2022 में जब जिन्ना एवेन्यू इस्लामाबाद के वहाँ एहतजाज के लिए वो आए थे, तो वहाँ तक इजाज़त नहीं थी और उन्होंने आना था श्रीनगर हाईवे, तो उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी, तो उस पर तौहीन अदालत का मुकदमा वो अलग से एक उनके खिलाफ, उसको भी अभी जो है वो सुनने जा रहे हैं। फिर अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली जो है वो उसके हवाले से भी एक दरख्वास्त है, ये अगरचे इस दरख्वास्त पे कुछ ऑर्डर होता हुआ नज़र नहीं आता। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है उसके हवाले से भी दरख्वास्तें हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल्स हैं सिविलियंस के उनके हवाले से, मतलब नेक्स्ट वीक जो है आईनी बेंच बड़े अहम मुकदमात की जो है वो समाअत करने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ अच्छा साकिब रशीद साहब, एक चीज और बता दीजिएगा कि इस मामले में हम ये देखते हैं जो खतो किताबत होती है, और ख़ास तौर पर ये जो सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये बार बार ख़त लिख रहे हैं और एक मुतालबा कर रहे हैं फुल कोर्ट का। ये अदलिया के अंदर रूटीन की कार्रवाई होती है, हमें बाहर बैठे हुए लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है? नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होता है, मतलब ये रूटीन की कार्रवाई आप, मेरा ख्याल है मैं इसको नहीं कह सकते, क्योंकि रूटीन में तो फिर इंटरनली चीज़ें चल रही होती हैं और वो बाहर कभी भी नहीं आती, ख़तो किताबत भी बाहर नहीं आती, ख़त भी बाहर नहीं आते। तो जब ख़त मीडिया की जीनत बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि सब अच्छा नहीं है। जो बात हम कर रहे थे कि जो फुल कोर्ट बन सकती है या नहीं बन सकती, ये प्योरली अब जो है वो एक कानूनी सवाल बन गया है। इसीलिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, मेरा ख्याल में उन्होंने ठीक बात की कि उनके पास इख्तियार नहीं है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके पास इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद फुल कोर्ट बैठाने का इख्तियार नहीं है। फुल कोर्ट बैठाने का इख्तियार, और जो दूसरी बात उन्होंने की जो कमीशन में, कि ये जो कमीशन में भी हम इसको डिस्कस इस लेवल पर नहीं कर सकते, ये मामला डिस्कस होना है आईनी बेंच के सामने, जो आईनी कमेटी है, जो 3 जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो कमेटी है, उस कमेटी ने इसको देखना है। उसके बाद उसको कैसे सुनना है, कैसे नहीं सुनना, बेंच 8 जजेस का होगा, 10 का होगा, या फुल कोर्ट को कहना है, या जुडिशल कमीशन को रिकमेंडेशन भेजनी है, इसके हवाले से अभी तक जो कमेटी जो करेगी वही हतमी होगा। जो जस्टिस मंसूर अली शाह बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में वो कानूनी तौर पर उस पर अमल दरामद 26वीं आईनी तरमीम के बाद नहीं हो सकता।
एक और बात जो मैं इसी से जो केसेस की आप बात आपने की थी, वो केसेस अडियाला जेल में एक बड़ा अहम ट्रायल चल रहा है, क्योंकि 9 मई के केसेस में अब जो है वो ट्रायल में तेजी आई है, फर्द जुर्म आयद हो गई है। जो GHQ हमला केस है उसमें 10 दिसंबर से उसका बाकायदा अब ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इमरान खान साहब समेत उनकी लीडरशिप और कारकुनान 119 मुल्जमान है, और उसमें फिर प्रोसिक्यूशन अब जो गवाह 10 दिसंबर से पेश करेगी और ये केस फिर जो है वो आगे बढ़ेगा। ये बड़ा अहम केस है 9 मई के तनाजुर में, और आने वाले हफ्ते के अंदर फिर ये आईनी बेंच वही करता है, ये भी मामला अब सामने आ जाएगा। नाज़रीन, शाम से गुज़िश्ता हफ्ते से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मुसल्ला ग्रुप की जानिब से कब्ज़े के दावे किए जा रहे हैं, और फिर वहाँ पर एक जंग की सी कैफियत है, लोग बेघर हो रहे हैं, एक बड़ी तादाद के अंदर लोगों को नकल मकानी भी करनी पड़ रही है। नजम साकिब साहब, ये जो हालिया वाक़यात हैं शाम में, इस बगावत का मकसद क्या है? देखिए, आपके जो देखने वाले हैं लाखों करोड़ों, वो ये जानते हैं कि शाम में ख़ास तौर पे 2011 के बाद से क्या हो रहा है। मशरक़ वस्ता में अरब स्प्रिंग आती है, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शुरू हो जाते हैं, और ये जिस मुसल्ला ग्रुप्स की आपने बात की है ये मैदान में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि तुर्की है, सऊदी अरेबिया है और कतर है, और फिर ईरान और हिज़्बुल्लाह एक तरफ आ जाते हैं। थोड़ी देर में पता लगता है कि जी अमेरिका बहादुर भी बीच में आ गए हैं। अमेरिका बहादुर बीच में आते हैं तो साथ ही रूस के आने की भी खबर आती है, और मुकम्मल तौर पे रूस, अमेरिका और ये सारे लोग शाम के बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें 2000 मेरा ख्याल है 19 की ये 2017 की बात है कि वापस असद को, प्रेसिडेंट असद को जो है ना, 1-2 बड़े शहरों को यानी उस पर कब्जा उनका हो जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर सबसे पहले देखते हैं धड़े कौन कौन से हैं। एक तरफ ईरान है, लबनान है, हिज़्बुल्लाह है, तुर्की और रूस है, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ आपका अमेरिका है, इजराइल है और यूके है, और इसके बाद ISIL भी है, अलकायदा किस्म की तहरीक भी चल रही है। कुछ दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उन्होंने अपना हिसाब किताब भी रखा हुआ है। आपका सवाल जो है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बुनियादी तौर पे ये देखना पड़ेगा कि ट्रेड रूट्स की बात है। शाम की यानी सीरिया की जो है वो तस्वीराती हैसियत जो कि उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी बात हो रही है। फिर असला बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनके बिजनेसेस चलने होते हैं। फिर उसके बाद इक्तदार की जंग है। इन 3-4 अगर आप यानी देखें ना वजूहात को तो आपको पता लगेगा, और उसमें आप देखें कि ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। अब यह है डायलॉग मुमकिन नहीं है, UN और अरब लीग वगैरह फेल हो चुके हैं, अमन की बातें हो रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें से कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन और दमिश्क तक अगर खास तौर पे ये पहुंच जाते हैं, लेकिन वो नतीजा जो निकल रहा है वो प्रेसिडेंट असद के हक में नजर नहीं आ रहा, और ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। राव साहब, सिविल हुकूमत की पोजीशन इस वक्त शाम में क्या है? जिस तरह अभी नजम साकिब साहब ने आखिर में ये बताया कि वहां पर जरा खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। देखिए, मैं मुख्तसर सी बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जब शाम का स्यापा शुरू हुआ था 2011 में, सारा मसला जो शुरू किया गया था, उसकी बुनियादी जो अमरीकी प्लानिंग थी उसके ऊपर मैंने उस वक्त इस पर कॉलम भी लिखे थे, उस पर रिपोर्ट भी किया था। वो प्लानिंग ये थी कि इसको टर्की को इस जंग में सकिन किया जाए, क्योंकि ईरान वहाँ पे बहुत सपोर्ट करता है और हिज़्बुल्लाह है वहाँ पे। तो एक उस जंग, उस कंट्रोवर्सी के नतीजे में ईरान और तुर्की को आमने सामने इराक और ईरान की जंग की तरह खड़ा कर दिया जाए और ये लड़ाई शुरू हो जाए। लेकिन करना खुदा का ये हुआ कि अभी ये मामला चल रहे थे, पूरी सपोर्ट थी वहाँ पे अमेरिका की हर तरह से, वो उस मामला को भड़का रहा था पूरे तरीके से। तो ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब ने आते ही कहा, उसने कहा हमारा क्या काम इन जंगों से, निकालो यहाँ से सारे हम वो, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शायद वो ISIS जो थी उसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका क्यों कर रहा है। बड़ी अजीब कंट्रोवर्सी वहाँ पे शुरू होगी। तो वो मामला ठंडा पड़ गया। अब प्लान B या C था कोई नहीं उसका, तो वो मामला बिल्कुल चले गए उसमें। अब यहाँ पे जो मशरिक़ वस्ता की जंग है ये अब कह लें एक तरह फैलनी शुरू हो गई है। अब वो हिज़्बुल्लाह की सपोर्ट की आड़ में, ईरान की सपोर्ट की आड़ में यहाँ पर फिर अमरीकियों ने उस तरह से प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। लेकिन ट्रंप फिर आ गया है। अब मेरा ख्याल है कि ये जनवरी फरवरी से जाके मामला फिर रिवर्स हो जाएंगे सारे।
फिलहाल खतरा मौजूद है। बहरहाल ये बड़ी हैरानगी हो रही है, सारे माहिरीन बड़े हैरान है कि इतने अरसे से वो बैठे थे, वो नहीं हो रहा था उनसे, जो बैतुल तहरीर शाम है वो नहीं कर पा रहे थे। अचानक रातों रात वो 2-3 शहरों के, जो बड़ी कंसंट्रेशन थी शाम की फौज की, बड़ी तगड़ी फौज बैठी थी हल्ब में खास तौर पे, ये किस तरह से उन्होंने इस तरह से आगे एडवांसमेंट की है और सारा कुछ वो किया है। रूस मदद करता है लेकिन रूस खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है, घुटनों घुटनों धंसा हुआ उधर, तो वो अफजाई हमले शमले वो कर रहा है। तुर्की अलबत्ता अपने जो कुर्दिश तुर्क है उनकी सपोर्ट करता है, तो वो शाम के लिए कोई फायदामंद दूसरा से नहीं है। वो भी एक कंट्रोवर्सी, उनकी लड़ाई बनती है शाम के साथ, उस तरह सुलह वाली बात कोई नहीं उनकी भी। साकिब रशीद साहब, अगर डायलॉग मुमकिन नहीं है तो फिर हल क्या देखते हैं? हाल बज़ाहिर तो इसका नज़र नहीं आ रहा। 2011 में जो वहाँ पे खाना जंगी थी उसमें भी लाखों लोग जो है वो उसका निशाना बने, और वो जब जंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी, रुक गई थी। रूस ईरान के जो वहाँ पे शाम में बशार अल असद जो हुकूमत है उसके तावन या उनका रहा इसकी वजह से, और उसके बाद ये मामला जो है वो अभी जाके दोबारा से शुरू हो गया है। और सबसे अहम बात वही है कि जिन शहरों पर उन्होंने ये एक गुज़श्ता हफ्ते ही ये कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू की हैं, तो जिन शहरों पर उन्होंने कब्जे किए हैं वहाँ पे कोई मुज़ाहमत भी बहुत बड़े लेवल पर उनको मुज़ाहमत का सामना नहीं रहा। राइट, हमारे नाज़रीन अपने सोशल मीडिया पर हमें आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।